अगला नेक्स्ट मेथड की बातें करें है नेक्स्ट अगला टॉपिक है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड सॉलिड सॉल्यूट जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट में मिला हुआ है, उसको हमने तो फिल्टर कर दिया, सैंड को हमने पानी से फिल्टर कर दिया फिल्ट्रेशन पेपर के मदद से, लेकिन ये तो फिल्ट्रेशन मेथड हुआ। अब जो मेथड अपनाएंगे वो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की क्या जरूरत है कि नहीं? देखिए, जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो बहुत ही स्लो है, यानी कि धीरे धीरे पानी को फिल्टर करेगा। इतना देर इंतजार नहीं कर सकते, प्यासे मर नहीं सकते, इसीलिए पानी को तुरंत जो है वो सैंड पार्टिकल से अलग कर दे, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। इज इट क्लियर? सो सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ये दूसरा है। सेपरेशन थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जिसमें आप जानिए कि सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ sand and water by centrifugation। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम ये है। ठीक है, सबसे पहले जानो कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कहेंगे किसे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को आप छोड़िए, आपको बताते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसमें सैंड और वाटर के मिक्सचर को उस मशीन में डाल करके रोटेट्स घुमाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण सैंड और पानी अलग हो जाता है, मिक्सचर। क्लियर है? और इसी मेथड को, इसी प्रक्रिया को, मिक्सचर को अलग करने की प्रक्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का नाम दिए हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है? क्लियर हो गया? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग a solid and liquid mixture is called mixture by a centrifuge machine is called centrifugation। इज इट क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है सबको पता चल चुका है। वेरी गुड,
एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया में सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन रहता है जो सैंड और वाटर को अलग करता है। ठीक है, कैसे करता है अलग, इसको आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले एक सेंट्रीफ्यूज मशीन को बनाया जाए, है कि नहीं। वो मशीन कुछ इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, और नीचे एक कुछ इस तरह से देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जरा सा रुक जाइए। इस प्रकार से ट्यूब को ऐसे 4 ट्यूब को एक बार में रखा गया। ठीक है, एक ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब, यह है चौथा ट्यूब। ठीक है, कुछ टेढ़ा है या तो सीधा कर लो। इस लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और यहां से एक सपोर्ट कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर, ये रहा। सेंटर में नहीं आया जी, थोड़ा सा और ये इस फिगर को ऐसे दबा दो। ठीक है, इसको कलर कर दीजिए।
थोड़ा सा इसे कलर कर दें, जरा देखने में बढ़िया लगेगा, है कि नहीं? कुछ इस तरह से, जैसे तैसे हो जाता है जी। अब इसी से काम चलाओ भाई। ये है, ठीक है। रोटेट्स रैपिडली सैंड सेटल डाउन। क्या होता है बताएगा मैं तेरे को, अभी लिसन टू मी। ये है आफ्टर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद रिजल्ट है, एंड दिस इज द बिफोर डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन करने से पहले का ये हाल है, समझे? डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सेंट्रीफ्यूज नाम के मशीन के द्वारा सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड सॉल्वेंट से अलग कर लिया जाता है, या फिर यूं कहूं कि सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। ये अंदर का पार्ट कुछ इस प्रकार से है, हमने एक तरफ से खोल दिया है तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले जिस भी मिक्सचर को अलग करना है, जैसे इसमें लिया हूं, वो क्या क्या है, तो सैंड भी है और प्लस वाटर है, ये दोनों का ये मिक्सचर है, समझे? और सैंड का पार्टिकल्स इस पूरे के पूरे पानी में हर एक जगह पर मूव कर रहा है, समझे? हम चाहते हैं कि सैंड का पार्टिकल्स अलग हो जाए और वाटर जो है वो अलग हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, तो जो भी ट्यूब में हमने उस इच्छित मिक्सचर को ट्यूब में डाल दिया, अब इस ट्यूब को
सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिट किया जाएगा। टोटल 4 ट्यूब लगाए हैं जो किसका मिक्सचर है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। अब इस सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करेगा, तो इस चारों टेस्ट ट्यूब को इतना तेजी से रोटेट करेगा, इतना तेजी से घुमाएगा कि क्या ही मैं आपको बताऊं। जैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूं, आप एक डीवीडी को खोल दीजिए और करंट ऑन कर दीजिए कैसेट डाल के, कितना स्पीड से घूम रहा है आपको पता है, उतना ही स्पीड से इसको जो है वो घुमाया जाएगा। और इतना स्पीड से घुमाएंगे क्यों सर, घुमाने से क्या फायदा? अरे बोलने तो दो, पहले ही क्वेश्चन पूछ दे तो। अच्छा नहीं पूछा, ठीक है। घुमाने से जो सैंड पार्टिकल्स है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर इधर उधर मूव कर रहा था, वो इस टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले बॉटम एरिया में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, समझे? और जो पानी है वो ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर और सैंड का पार्टिकल्स दोनों अलग हो गए। आप देख सकते हो बिफोर डिस्टिलेशन सैंड और वाटर के मिक्सचर को अलग करने से पहले इस मिश्रण का ये हाल है। आप नहीं कह सकते कि कहां पे पानी है और कहां पे सैंड है, क्योंकि पूरे पानी में मिला हुआ। लेकिन जब डिस्टिलेशन कर लिए इस मिक्सचर को, तो आप देख सकते हो कि नीचे जो है वो सैंड, सारा का सारा सैंड जो है वो नीचे बॉटम के ऊपर चला गया, और ऊपर जो है वो बढ़िया वाटर एकदम ऊपर की ओर रह गया। ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन इससे हमें यह भी पता चलता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का जो मेथड है वो सॉलिड लिक्विड वाले मिक्सचर को अलग करने का तभी काम आएगा जब सॉलिड सॉल्यूट जो लिक्विड सॉल्वेंट में मिला हुआ है वो इनसॉल्युबल है, यानी कि नहीं घुल सकता। आप सेंट्रीफ्यूगेशन का उसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते जो पानी में पूर्ण रूप से सॉलिड सॉल्यूट घुल जाता है। जैसे में आप इस सेंट्रीफ्यूगेशन के मदद से और या फिर इस मेथड से शुगर सॉल्यूशन को, शुगर और वाटर को अलग नहीं कर सकते, या फिर साल्ट सॉल्यूशन को जो कि साल्ट और वाटर को मिला करके बनाया गया है उसे अलग नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो हमने ये पढ़ा दिया, ये खत्म होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है और कैसे हम लोग सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को अलग करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दूध में से क्रीम को हम लोग अलग करते हैं इसी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। क्लियर है? तो सिर्फ मैं मिल्क की बातें कर रहा था। तो आप पूछेगा कि सर उसमें क्या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है जिसके लिए आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को प्रयोग किया है? क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने ही बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड तभी काम देगा जब लिक्विड में इनसॉल्युबल यानी कि पार्टिकल्स के रूप में कुछ इनसॉल्युबल सॉल्यूट है, नहीं है तो फिर ये काम नहीं देगा। तो मिल्क में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कैसे लगेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मिल्क क्या है, तो उसमें बहुत सारे वाटर होते हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, जैसे फैट का पार्टिकल्स हो गया, वो बबल्स के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में दूध में रहता है, जिसे माइक्रोस्कोप के मदद से देखा जा सकता है। तो वो क्या है? तो वो एक सॉलिड सॉल्यूट है, लेकिन वो अलग बात है कि आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि दूध में मिक्स्ड हो गया है ना जी, लेकिन माइक्रोस्कोप से तो दिख रहा है, राइट? इसीलिए हम लोग दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं। इज इट क्लियर? उसको कैसे सेपरेट किया जाता है क्रीम को मिल्क से? तो सबसे पहले मिल्क को इस बड़े से सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। उसके बाद उस दूध को लाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के बहुत ही तेजी से रोटेट करवाया जाता है। जैसे ही वो दूध मिल्क जो है वो रोटेट करना शुरू करता है, स्पिन करना शुरू करता है, सारे के सारे जो क्रीम है वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, तो क्रीम जो है वो ऊपर आ जाता है। और जो मिल्क जिसको स्विंग्ड मिल्क भी बोलते हैं, बिना क्रीम वाले मिल्क को, यानी कि बिना मतलब का, वैसे ही बस लगेगा कि मिल्क पिए हैं, लेकिन उससे उतना ज्यादा बेनिफिट्स कुछ है नहीं, क्योंकि क्रीम तो आपने अलग कर लिया ना जी, तो वो भारी हो जाता है। तो जो स्विंग्ड मिल्क है वो नीचे की ओर सेटल डाउन बैठ जाएगा, और जो क्रीम है वो लाइटर है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, और फिर उस क्रीम को दूसरे एक पाइप के थ्रू जोड़ करके अगले कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इज इट क्लियर?
तो हमने आपको यह भी बता दिया कि क्रीम जो है वो दूध से कैसे निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होता है और ये मशीन है, इसका फिगर ये है। ठीक, चलो लिख लिया, मिटा दें जी। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, क्रीम को मिल्क से कैसे निकाला जाए, हमने प्रक्रिया बता दिया है, बस लिखा देते हैं 2-4 लाइन, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलो लिखेगा, वी कैन सेपरेट आउट द क्रीम फ्रॉम मिल्क क्लियर? दिस हैपन्स एज फॉलोज। ये कुछ निम्नलिखित तरीके से होता है। सबसे पहले मिल्क is placed in the centrifuge machine। ठीक है, now this milk is rotated very rapidly, या सिर्फ लिखो रैपिडली। इसके चलते क्या हो सकता है, तो लिखेंगे ड्यू टू दिस क्रीम इज बीइंग lighter and comes on the top of the milk। swinged milk। ठीक है, in this way cream is separated from milk। हाँ चलो खत्म हो गया जी, इसको लिखो फिर
आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो मिल्क को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल करके घुमाने से क्रीम जो है वो हल्का होता है, ऊपर आ जाएगा, और जो मिल्क है, लिक्विड है, पानी है, भारी है, वो नीचे हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से अगले कंटेनर में हम लोग जमा कर लेते हैं, क्रीम को खत्म हो गया, ठीक। कैन आई क्लीन इट? हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? ओके। जानता है ये बेवकूफ को पता है कि यहाँ पे क्लास हो रहा था, वही सब हल्ला करना। हम क्लास छोड़ के इन लोगों को मारे जाता ना, माथा खराब कैले है। चलो मिठाई ना, ओके। आगे देखिए, लेट अस सी। अब एक नया टॉपिक आता है, समझे। हमने दो आपको खत्म कर दिया, सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को या फिर मिलन को अलग कर दिया हमने दो तरीकों से। पहला फिल्ट्रेशन तरीका, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब तीसरा मेथड में इंटर करने का समय आ गया है, जिसका नाम है इवैपोरेशन। बोलिए क्या नाम है? इवैपोरेशन, ठीक है। So let us talk about the third one, that is the evaporation. लिखे ना, separation by evaporation। आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान देने वाली दो बातें हैं। पहली बातें है वेपोराइजेशन और दूसरा बातें है इवैपोरेशन। वेपोराइजेशन बोलिए चाहे इवैपोरेशन बोलिए, दोनों एक ही जैसे है, लेकिन एक होते हुए भी थोड़ा सा का अंतर है। समझो बात के मतलब। जब आप पानी को खौला रहे हैं 100 डिग्री तापमान दे करके ताकि वो वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ जाए, ये वेपोराइजेशन कहलाएगा। इवैपोरेशन नहीं बोल सकते, बोल दीजिए। लेकिन इवैपोरेशन क्या हुआ? आप बिना पानी को हीट दिए हुए भी, जैसे धूप, गर्मी का मौसम है, धूप है बहुत ज्यादा, छत पर एक थाली भर के पानी रख दिया, पूरा का पूरा पानी जो है वो उड़ जाएगा। लेकिन आपने हीट किया, 100 डिग्री खौलाया है नहीं ना, लेकिन फिर भी हो गया ना जी। तो कोई भी तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, उससे नीचे भी अगर वेपर बन के उड़ रहा है लिक्विड, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इवैपोरेशन कहते हैं। क्लियर है? वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इवैपोरेशन, वो कोई भी तापमान पर वेपर बन के उड़ जाए लिक्विड, दैट इज द इवैपोरेशन। लेकिन इस इवैपोरेशन की प्रक्रिया को और तेजी से करने के लिए हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर? ज्यादा कंफ्यूजन है तो वेपोराइजेशन बोले या फिर इवैपोरेशन बोले, आप दोनों का मतलब एक ही समझो, ठीक। अब ये बोल के नहीं बल्कि करके दिखाने का समय है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया जाए। तो मिक्सचर के रूप में क्या लिया जाए? तो मेरे ख्याल से साल्ट लिया जाए, राइट। To separate the mixture of salt and water by evaporation, ठीक है। इवैपोरेशन प्रक्रिया के द्वारा साल्ट सॉल्यूशन को
अलग अलग कैसे करें साल्ट और पानी में, दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ा जाए। फिर सबसे पहले चाइना डिश लिया जाए, ले लिया, वेरी गुड। ये है चाइना डिश, इसमें मिक्सचर है वाटर और किसका, साल्ट का, राइट? ओके, ये जो मैं डॉट बना रहा है ये साल्ट है और ये जो लाइंस है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से साल्ट प्लस ये देखो वाटर, ठीक है? तो ये साल्ट वाटर का मिश्रण है जिसको हम लोग शॉर्ट में साल्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक, अब इसे अलग करना है इवेपोरेशन प्रक्रिया के थ्रू, इसको साल्ट को पानी से कैसे करें? सबसे पहले बायर गॉस लिया जाए, ले लिया, मोबाइल के दाम में दे रहा था जो ले लिया जी, एक केमिस्ट्री के लैब में होगा, बढ़िया से उठा के रख देना है। कहां बनाए ये ठीक रहेगा, ये देखो बायर गॉस है, ये दिस इज द बायर गॉस। बायर गॉस हो गया। अब ट्राइपॉड स्टैंड लिया जाए, दिस इज द ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक, अब बर्नर उठाया जाए क्योंकि बिना आग लहकाए कुछ होगा नहीं। ये देखो, ठीक है, आग लहकाया जाए, लहका दिया। ये है फायर, ये है ट्राइपॉड स्टैंड एंड दिस इज द बर्नर। ये है बायर गॉस, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो चाइना डिश है, ठीक, इस चाइना डिश को हम लोग रख देंगे इसी पे, ठीक। ये जो डॉटेड है ये साल्ट को रिप्रेजेंट करता है, समझे? दिस इज द साल्ट, क्लियर? अब जैसे ही हमने इसको उठा करके बर्नर के नीचे हीट करना शुरू किया, ये सारा का सारा इसमें से पानी जो है वो वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए वेपोराइज हो गया, वाटर इवेपोरेट्स कर गए, वाटर क्या गए कर गए, इवेपोरेट्स कर गए और वेपर बन गए इवेपोरेट करके। इज इट क्लियर? ओके, तो सारा का सारा पानी जो है वो बाष्प बन के उड़ जाएगा और नीचे साल्ट जो है वो सॉल्यूट के रूप में रह जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने साल्ट और वाटर के मिक्सचर को हमने इवेपोरेशन वाले प्रक्रिया से अलग कर डाला, और यही तो पढ़ना था हम, सबको पता चल चुका है। चलो वेरी गुड, है कि नहीं? लेकिन इस इवेपोरेशन वाले प्रक्रिया का एक दिक्कत है, वो दिक्कत यह है कि इसमें जो पानी है वो सारा का सारा वाटर चला गया, आप पानी को रिकवर नहीं कर सकते, आप वाटर को रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि पानी जो है वो बाष्प बन के उड़ गया ना जी। नहीं समझा बात के मतलब? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सॉल्यूट को ही आप बचा पाइएगा,
वाटर को बचाने का कोई तरीका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो है इवेपोरेशन मेथड। तो इवेपोरेशन मेथड का आप फायदा और नुकसान पूछिएगा तो दोनों एक एक है मेरे पास, आपको जानकारी दे देते हैं, एक एक पीस से काम चलाया कीजिए। सबसे पहले फायदा एडवांटेज क्या है? इवेपोरेशन प्रक्रिया आसानी से किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं है। समझिए, ट्राइपॉड बर्नर उठाओ और चाइना डिश में साल्ट और पानी को मिला करके डालो, मेरा मतलब है रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां से हीट करेगा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और नीचे जो है वो सॉल्यूट के रूप में साल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो साल्ट को तो आप बचा लिए, लेकिन आपको पानी मिला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पानी तो सब वेपराइज करके उड़ गया ना जी, इसीलिए नहीं मिला। तो इसका खराबी यही है कि वाटर नहीं बचेगा, वाटर को आप रोक नहीं पाइएगा। अब कोई लड़का मन में सोच रहा हो कि सर इसको प्लेट लगा करके है कि नहीं कंडेंस कर देंगे, तो वो वेपराइजेशन का मतलब वो थोड़ी होता है आप जैसे दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं। कैसे कीजिएगा? यहाँ पे प्लेट लगाइएगा तो सारा का सारा पानी की बूंदे सब इसी में आ जाएगा। तो जिस दुख के लिए हमने जिस दुख से निवारण कर रहे थे, फिर तो वो दुख लगा ही रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसीलिए आप जो सोच रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब आपके मन में चला है कि सर कोई ऐसा तरीका है जिससे साल्ट भी बचे और पानी भी बचे, तो है ना, लेकिन वो है अगला मेथड है डिस्टिलेशन। समझे? सेपरेशन किया जाएगा डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक। छठा मेथड है डिस्टिलेशन, ठीक। तो अभी नहीं चर्चा करना, लेकिन पढ़ना है। सिक्स्थ मेथड। अभी हम लोग तीसरे मेथड में चल रहे हैं, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन दे दिया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो अलग कर लिए साल्ट को वाटर सॉल्वेंट से, ठीक है। अब इसी चीज को लिख लेगा, है कि नहीं। नीचे पहले फिगर बना लीजिए और फिगर के नीचे लिख लेगा। तो लिखेंगे हम लोग कि when a salt solution is heated, then water evaporates and the salt remains at the bottom of china dish. चाइना डिश के बॉटम पर ही, निचली परत पे ही, सरफेस पे वो साल्ट सारे के सारे रह जाएंगे और इस तरह से साल्ट जो है वो पानी से अलग हो गया, ठीक है। यहां पे नोट करने वाली बातें हैं, प्लीज नोट दैट a sugar solution is also separated by evaporation method. रेशन मेथड। हाँ चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसी के साथ ये कहानी खत्म है। चलो लिख लिया हो तो मिटाएं। अब एक छोटा सा चीज जो मेरे को ऐसा लगता है कि लगले हाथ है उसे भी पढ़ा जाए ताकि आपको बेहतर से बढ़िया से समझ में आए, नहीं तो मिटाएंगे तो फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग मिक्सचर के रूप में इंक ले रहे हैं या फिर डाइज ले रहे हैं। हाँ, मैं उसी इंक की बातें कर रहा हूं जिस पेन से आप लिखते हैं डेली, ब्लू या ब्लैक पेन से, जिसके अंदर इंक भरा हुआ रहता है। तो इंक क्या है? वो मिक्सचर है, किसका? कलर्ड कंपोनेंट और वाटर का, यानी कि पानी में सॉलिड के रूप में डाइज मिलाए जाते हैं। और डाइज क्या है? कलर्ड है, कलरफुल सॉलिड सॉल्यूट होता है,
जो पानी में मिला करके इंक बना लिया जाता है। क्लियर है? तो हम चाहते हैं कि जो वाटर है और जो डाइज है वो दोनों को दोनों अलग हो जाए। समझे? ये पढ़ना है, मेरे चाहने से क्या होता है। क्लियर है? दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। अगला टॉपिक का नाम ये है। पहले इसको लिख लिया तो मिटाएं, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो हो गया जी, वेरी गुड। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। लिखा हुआ क्लीन, फिगर क्लीन, और ये टाइटल शुड मस्ट बी क्लीन। अब इस चाइना डिश में हमने क्या लिया है, पहले हेडिंग बनाओ। टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट डाइस ऑफ इंक। ठीक है, समझे? तो इस चाइना डिश में डाइज है और वाटर है, ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक, शॉर्ट में बोले तो इंक लिए हैं। और इंक क्या है, तो डाइज यानी कि कलरफुल सॉल्यूट को, जिस भी कलर का, मान लीजिए ब्लैक कलर का पेन बनाना है, उसके लिए ब्लैक इंक चाहिए। कैसे बनाएंगे, तो ब्लैक कलर सॉल्यूट लेंगे, पानी में मिलाएंगे, ब्लैक इंक तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको, ये मिक्सचर है ये, ठीक है, इंक मिक्सचर है। अब इसको अलग करना है, पानी को अलग और सॉलिड कलर्ड सॉल्यूट को अलग करना है। कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग इवेपोरेशन मेथड से करेंगे। इसी प्रक्रिया को पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग पिछले साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन के तरह है डायरेक्ट हीट देकर के इवेपोरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने का प्रयास कीजिएगा तो जो डाइज है वो जल करके राख हो जाएगा। तो हमें राख नहीं करना है, हमें तो बस बचाना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले एक बीकर लिया जाए और इस बीकर में पानी लिया जाए। है, ले लिया जी, चलो वेरी गुड, है कि नहीं। इस बीकर को आधा भर दो पानी से, आधा से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इसके ऊपर चाइना डिश रखा जाए जिसमें तुमने इंक को रखा है। कुछ इस प्रकार से चाइना डिश को रख दिया, चलो वेरी गुड, है कि नहीं। अब जब नीचे से हीट दोगे तो ये जो वाटर है इस बीकर के अंदर, वो क्या करना, वो बॉयल करना शुरू करेगा। ये बॉयल होगा और जब ये बॉइलिंग होगा तो जाहिर सी बात है वाटर जो है वो वाष्प बनाएगा, है कि नहीं, यानी कि वेपर स्टीम के रूप में ऊपर उठेगा। और मुझे यही तो चाहिए, स्टीम ही तो चाहिए था। तो ये स्टीम है और स्टीम जब इस चाइना डिश से टकराएगा तो चाइना डिश हीट होगा। और जब चाइना डिश हीट होगा तो इसमें जो रखा इंक है, समझे, जो डाइज सॉल्यूट है जो वाटर में मिला हुआ है, वो जाकर के उसको हीट करेगा, यानी कि धीरे धीरे हीट करेगा। और मेरे को धीरे धीरे ही हीट करना था, नहीं तो बर्न ना हो जाएगा जी, जल जाएगा ना, आग लग जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना। तो मुझे वैसा नहीं करना, सेपरेट करना बढ़िया से। तो जब ये धीरे धीरे हीट होगा तो जो वाटर है हमारा, वो जाहिर सी बात है एक समय के बाद वो स्टीम बन करके, वाष्प बन करके ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा, राइट, इवेपोरेट करेगा वेपर बन के। और फिर नीचे यहां पे सॉलिड डाइज जो है वो सॉल्यूट के रूप में इसी में रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इंक को अलग कर दिया कलर्ड डाइज सॉल्यूट
के रूप में और वाटर को अलग कर दिया। ठीक है, ठीक। आप इस एक्सपेरिमेंट को पेन से इंक को निकाल करके, केमिस्ट्री लैब में सब कुछ होता है, मैंने जैसे बताया है, बर्नर उठाना है, ट्राइपॉड स्टैंड, उस पर वायर गॉस रखना है, बीकर इस प्रकार से पानी भर के, चाइना डिश, सब कुछ इसमें सामान डाल करके आग लगा देना है, एकदम 5 मिनट भी नहीं लगेगा, समझे, तुरंत खत्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ठीक, ओके। यहां पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि आपने इस दोनों मिक्सचर को तो अलग कर दिया है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जो हमें ये मिला है डाइज वो प्योर है। या फिर पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी साल्ट सॉल्यूशन को आपने अलग तो कर दिया वाटर और साल्ट के रूप में, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि साल्ट जो है वो प्योर ही है। क्यों? क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज भी तो हो सकता है ना जी। क्योंकि आपने इवेपोरेशन के प्रक्रिया से सिर्फ और सिर्फ वाटर को नहीं इवेपोरेट करके उड़ा दिया, हो सकता है उस नमक में कोई और भी सॉल्यूट के रूप में हो, तो दोनों अभी भी मिला हुआ है कि नहीं? या फिर हो सकता है, क्या लगता है आपको, ये जो ब्लैक डाइज है वो उसमें और भी कुछ नहीं मिला हुआ हो सकता? क्योंकि ब्लैक इंक को प्राप्त किया जाता है और भी कलर्स को मिला करके, जैसे मेरे को तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूं कलर करेक्शन में, लेकिन थोड़ा सा है, जैसे ब्लू हो गया और ग्रीन हो गए और पिंक कलर, ये तीनों को शायद मिलाएंगे तो हो सकता है ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो। अब तुम करके ही नहीं देखने लगना भाई, है कि नहीं? वैसे करके देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैक मिला है, तो अलग अलग भी था, लेकिन हमें मिला नहीं मिला, ये एक प्रकार से कहें तो इम्प्योर सब्सटेंस मिला। मिक्सचर तो अलग हो गया लेकिन प्योर नहीं मिला। तो यहां पे भी इवेपोरेशन मेथड जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, यहां पे इवेपोरेशन मेथड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। मिक्सचर तो अलग हुआ लेकिन एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल है, लेकिन जिस लेवल का चाहिए, जिस लाइक हमें सब्सटेंसेस चाहिए, प्योर सब्सटेंस, वो हमें नहीं मिल पाया। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? तो अगला मेथड आता है सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को अलग करने का, जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। उसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा और अब जो हमें सब्सटेंसेस मिलेगा, जो किसी का सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, वो हमें प्योर सब्सटेंसेस मिलेंगे, उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? तो अगले क्लास का टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद डिस्टिलेशन, फिर खत्म हो गया। और क्या है कि नहीं? ठीक है, ये प्रक्रिया समझ में आ गया, सबको पता चल चुका है। चलो वेरी गुड, है कि नहीं? चलो लिख लेगा नीचे डैश देके कि when an ink is evaporated by steam or vapors as shown in figure, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, water evaporates from the ink and colored dyes solute stay in the china dish as a residue. ठीक है, ठीक। तो कोई आपसे बहस करके हरा ना दे आपको कि क्या ये प्योर है या फिर इम्प्योर है, तो आप उससे कहना कि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि प्योर है या फिर इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है
कि जो ये शुगर सॉल्यूशन था वो हो सकता है कि शुगर के अलावा भी कुछ और हो या फिर इंक में कुछ और भी हो, तो फिर प्योर नहीं हो सकता। क्लियर? लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ यही है, शुगर ही है, तब तो फिर हमें प्योर ही मिला है। ठीक? लेकिन जहां ये फेल करता है फिर इसके जगह लेने आता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, फिर अगले क्लास में पढ़ाऊंगा जी। अब घसाकने का टाइम हो गया। ठीक है, चलो लिख लिया तो मिटाएं। अब मिटाने का भी क्या फायदा, जाहिर है तो है कि नहीं। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Take care.